अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 59 जीरो कूपन बॉन्ड वैल्यूएशन। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। We have discussed that valuation means calculating the intrinsic value of a security, and intrinsic value is nothing but the sum of present values of the future cash inflows that a security will generate. वैल्यूएशन के बारे में इन डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि ट्रू वैल्यू होती है किसी भी सिक्योरिटी की, किसी भी बॉन्ड की, कि एक मैक्सिमम अमाउंट जिस पर आपको वो बॉन्ड या सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी की बात करूँ, वह सिक्योरिटी आपको परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू, या फिर इस प्रोसेस को हम कहेंगे वैल्यूएशन। तो यहाँ पर फ्यूचर इन फ्लोज़, यानी इनफ्लोज़ का मतलब है कैश इनफ्लोज़, यानी आपकी कंपनी में या इस बॉन्ड के थ्रू या इस सिक्योरिटी के थ्रू कितना कैश इनफ्लो आएगा, यानी आपके पास कैश आएगा, उसकी फ्यूचर वैल्यू, यानी सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ द कैश इनफ्लोज़ दैट अ सिक्योरिटी विल जनरेट, यानी उसकी सम करना है, यानी उसकी वैल्यूज़ को। It means that the way of calculating the intrinsic value is that all the cash inflows go from that security for us as an investor, यानी इस सिक्योरिटी के ज़रिए, यानी एज ए इन्वेस्टर इस सिक्योरिटी से जितना भी आप कैश अर्न करोगे उसको कहेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग देयर प्रेजेंट वैल्यूज़ इट हैज़ टू बी सम और एडिड, देन इट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब कैश इनफ्लोज जो इस सिक्योरिटी से आएंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद इस सब को ऐड करते हैं, देन वो क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक value. We have seen this in the previous modules, that the calculation of intrinsic value of perpetual bond, where we discounted and calculated the value of all the future interest amounts. ये previous lecture में मैं आप लोगों को perpetual bond के बारे में in detail बता चुकी हूँ। Now we are moving forward to another type of bond which is called zero coupon bond. अब considering the formula that intrinsic value is the present value of inflows that a bond will generate, मैंने अभी बताया कि कैश इनफ्लोज यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना उस बॉन्ड की जो जनरेट करेगा, उसको हम फिर देखते हैं इसी को कंसीडर करते हुए कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या है और इसका मतलब क्या है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड इज़ वन विच हैज़ नो कूपन रेट। कूपन रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट नहीं होता, विच हैज़ नो इंटरेस्ट, एंड दिस बॉन्ड इज़ इशूड विदाउट एनी रिटर्न डिटरमिन फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखिए ना, जब भी आप कोई सिक्योरिटी लेते हो तो उसके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद हो सकता है या आपको ईयरली, मंथली, जो भी टाइम पीरियड है उसमें मिलता है। लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं कि आप परचेज़ करते हो तो उसकी कोई कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता आपको। लेकिन इसमें क्या है, विच हैज़ नो इंटरेस्ट, बट ये होता है कि लास्ट में आपको एक वैल्यू मिलती है एज एन इंसेंटिव, यानी आपका सपोज़ करो मेच्योरिटी पीरियड था 5 ईयर्स, तो आपको फर्स्ट ईयर आपने इन्वेस्टमेंट की, नेक्स्ट जो 4 ईयर्स थे आपको कोई, यानी 3 ईयर्स जो मिड में आए तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला। बट जैसे ही मेच्योरिटी पीरियड यानी 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी आप उसको कह सकते हो एज एन इंसेंटिव मिलेगी, तो उसको कंसीडर कर सकते हो आपका पूरा रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी उससे ग्रेटर होगी। The question is that why should somebody purchase a bond which does not pay any interest? भाई ऐसा बॉन्ड ख़रीदना ही क्यों चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, फ़ायदा ही नहीं होता। तो रीज़न क्या है, आंसर क्या है, इज़ दैट द ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आर ऑलवेज इशूड एट द प्राइस विच इज़ मच लेस दैन देयर मेच्योरिटी वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको मेच्योरिटी वैल्यू के बारे में बताया था कि आपके जो मेच्योरिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कितने टाइम के लिए ये बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आपका जो जितना टाइम होगा उस टाइम पीरियड को कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड। और जो मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो आपको अमाउंट मिलती है उसे हम कहते हैं मेच्योरिटी
वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जो कूपन बॉन्ड यानी आपने जितने का बॉन्ड ख़रीदा था उसकी प्राइस लेस होगी मैच्योरिटी, यानी आपको मैच्योरिटी वैल्यू के तौर पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे जितने आपने इन्वेस्ट किए थे उससे ज़्यादा। It means that one bond on maturity will give us 10,000 rupees, then today that bond will be issued on less than 10,000. Suppose करो आपको maturity period complete होने पर 10,000 मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन अगर आपने ये बॉन्ड ख़रीदा है यानी ज़ीरो कूपन बॉन्ड ख़रीदा है तो आपको इससे कम पैसे पे करने होंगे, यानी इससे डबल होकर आपको मिलेंगे। Let's say 7,000, meaning that if I will purchase bond of 7,000 rupees, then I will get 10,000 after 4, 5, 6 or whatever years at the time of maturity. Suppose करो 6 years या 5 years या 4 years का टाइम पीरियड है, जिसे maturity भी कहते हैं या time of maturity कहते हैं या maturity period कहते हैं। वो complete होने के बाद आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन माई परचेज प्राइस और माई प्राइस ऑफ बॉन्ड विच आई एम एक्वायरिंग इट एंड द अमाउंट दैट आई विल गेट एट द टाइम मैच्योरिटी, वो प्राइस जिस पर मैंने ख़रीदा और वो प्राइस या वैल्यू जो मुझे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगी इज़ एक्चुअली द इंटरेस्ट और द रिटर्न और द इंसेंटिव फॉर मी इन दिस ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यानी मैं उसे कंसीडर करूँगी वो मेरा रिटर्न या फिर इंटरेस्ट होगा जो मुझे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर एज ए मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। We can calculate it by converting it that what is our annual rate. Annual rate में convert करते हैं, but in zero coupon bond there is no interest rate but there is maturity value. मैच्योरिटी वैल्यू का बता दिया, रेट का बता दिया, यहाँ इंटरेस्ट रेट नहीं होता बट मैच्योरिटी वैल्यू होती है जो कि आपको मैच्योरिटी पीरियड जो है जितने टाइम पीरियड के लिए आपने बॉन्ड ख़रीदा था यानी उसका स्पेसिफाइड होता है टाइम, तो उसकी जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी का वो कंप्लीट होने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको ईयरली, मंथली, वीकली जो भी है, बट इस पर आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। If we see this timeline, in start we invest some amount but after that we don't get interest at the time of maturity, then there we get a certain amount which is called the maturity value. अगर मैं इस टाइम लाइन को देखूँ एट द स्टार्ट यानी इस पॉइंट पर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की बट मुझे इन पॉइंट्स पर यानी इस ईयर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर कोई भी इंटरेस्ट ना मिला, तो मेरा जो फिफ्थ ईयर है जो कि मैच्योरिटी पीरियड भी कह सकती हूँ यानी 5 ईयर्स के लिए बॉन्ड था, तो मुझे इस टाइम पर आकर मुझे कोई वैल्यू मिलेगी यानी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, उसे मैं कहती हूँ मैच्योरिटी वैल्यू, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पर मुझे ये अमाउंट मिली है। द मेच्योरिटी वैल्यू मे बी द फेस वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड और इट मे अ डिफरेंट वैल्यू दैट इट मे बी समथिंग रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू और अ डिस्काउंट वैल्यू विच बी माइट गेट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आप रिसीव करोगे। नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला देखते हैं, वाई डू वी यूज़ दिस फार्मूला। अब मैं यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने कूपन बॉन्ड की यानी ज़ीरो कूपन बॉन्ड की, तो वो कैसे फाइंड करूँगी और क्या यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का जो है वो फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। अब ये कर क्यों रही हूँ, द रीज़न इज़ दैट द कैश फ्लोज विच वी गेट फ्रॉम ज़ीरो कूपन बॉन्ड आर ओनली वन कैश इन फ्लो, दैट इज़ द मेच्योरिटी वैल्यू। अब कैश इन फ्लो की मैं बात कर रही थी, यानी आपके पास उस सिक्योरिटी से कितनी अर्निंग हुई, कितनी बार अर्निंग हुई, आपके पास जस्ट एक बार अर्निंग आएगी, यानी एक बार आपने इन्वेस्ट किया और लास्ट में जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगा तो तब आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया गया। वी टेक मेक एन इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू के लिए आपने यूज़ कर लिया। अब मॉडिफाइड फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करने का, वो हमारे पास है v इज इक्वल टू एम वी बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n, जिसमें एम वी रिप्रेजेंट करता है मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड को, देन इंट्रिंसिक वैल्यू v, आर द डिस्काउंटिंग रेट यानी इंटरेस्ट रेट, n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स टू मेच्योरिटी यानी टाइम पीरियड भी कह सकते हो। Let's see an example. A zero coupon bond is issued with a maturity value or face value 5,000 for 5 years, यानी maturity period आ गया, और हमारे पास intrinsic value find करनी है, discounting rate given है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, maturity
वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 5000 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना है 12% मेरे पास गिवन है। 12 को 100 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.12 प्लस 1 करो तो 1.12 आएगा। रेस टू 5 करो तो ये आंसर आएगा। 5000 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू करो तो आपके पास ये वैल्यू आएगा। अब आपने लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में मैं 2-3 लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ए ट्रू वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी या बॉन्ड या शेयर जो भी है उसके ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जिस पर आप ये सिक्योरिटी, आपको ये सिक्योरिटी परचेज करनी चाहिए, आप करना चाहते हो। यानी आपने अपने माइंड में, अगर मैं सिंपली बात करूं, आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे अपने माइंड में सेट है या आपको मार्केट वैल्यू का पता है तो आप कहोगे ये 10 की चीज़ है या 20 की चीज़ है, अच्छा 10 रुपये हैं तो मैंने 10 की ही ये चीज़ लेकर आनी है, आपने एक फ़िक्स कर ली वैल्यू। अगर आपको मार्केट में वो वैल्यू 10 की मिलती है तो आप कहोगे वाह मैंने जो फिक्स की थी वो आ गई, या फिर उससे कम से मिलते वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो वो भी ले लोगे। लेकिन अगर आप जो फिक्स करके 10 या 20 रुपये जो करके गए थे उससे अगर ज़्यादा पैसों की मिल रही है तो आप क्या कहोगे, महंगी है मैंने नहीं लेनी, मुझे तो लॉस होगा। सेम इसी वे में अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन सा बॉन्ड या कौन सी सिक्योरिटी आपको परचेज़ करनी चाहिए, आप पहले तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हो जैसे ऊपर बताया। इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए देन आप उसकी जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट में जितने का मिल रहा है आप उसके साथ कंपेयर करते हो। जैसे अगर यहाँ बात करूँ मार्केट वैल्यू यहाँ पर 3000 है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने निकाली थी 2837.13 यानी कम है। अगर तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपकी वैल्यू आई है उस बॉन्ड की या सिक्योरिटी की वो कम है और आपको मिल महंगा रहा है तो आप उसको परचेज नहीं करोगे, वो लॉस में ले जाएगा, आपको लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस देखो 2500 है और ये 228 की लाइन में है तो मीन्स आपको तो सस्ता मिल रहा है तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इसको भी ले लोगे इस प्राइस पर भी। नेक्स्ट देखें, अगर तो सेम प्राइस पर मिल रहा है तो बहुत गुड एंड वेल है, यानी आपको सेम प्राइस पे यानी जो आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, आपको सस्ता मिलता है यानी आपको रिक्वायर्ड जो रेट है वो ज़्यादा मिलेगा। सो इस तरह से डिसीजन लिया जा सकता है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।